Can we play this, please? भोपाल्स women warriors, हम भोपाल की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं। रशीदा बी और चंपा देवी शुक्ला, जिन्होंने अपनी पर्सनल ट्रेजेडी को एक तरफ रखते हुए ये लड़ाई लड़ी। लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। बहुत 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 खुशी हुई आपसे मिलके। आइए मैम, प्लीज बैठिए, बैठिए या बैठिए। And in conversation today with them is somebody whom you all know, Swati, who has spent a long time of her career, Swati Tiwari, Dr. Swati Tiwari, actually documenting the widows of the Bhopal gas tragedy and the way women came together to fight. So Swati ji, please. Please, and I'll hand it over now to Swati. Go ahead. नमस्कार। इसी शहर में इन्हीं सड़कों पर पास वाली खिड़की के टूटे हुए शीशों से झांकती हैं चीखे चेहरे और चाहते हैं, तब वो अपना सिर घुटनों में रख लेती है या दीवारों से सिर फोड़ती है उन अंधी स्मृति की सुरंगों को बंद करने के लिए। इस हादसे से भरे शहर में ऐसी अनगिनत बेबस औरतों के चेहरे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया, जिन्होंने अपना सब कुछ गंवा देने के बाद इस शहर को एक पहचान दी। इस शहर में उस लड़ाई को लड़ती रहीं, जो मशाल को थामे रहीं और भोपाल की आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाती रहीं। मैं उन स्मृतियों में उन्हें ले जाना नहीं चाहूँगी। ये एक शहर ऐसा है जिसकी कथा कहती है कि दुनिया में ऐसा कोई शहर नहीं, दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ ऐसी कोई त्रासदी हुई हो। ये कथा कहती है कि दुनिया में ऐसी कोई जेल नहीं जहाँ एक दिन के लिए भी हजारों मौतों के लिए जिम्मेदार किसी एक व्यक्ति को एक दिन की भी सज़ा हुई हो। ये विडंबना है। लेकिन तब भी जो उठकर सामने आए थे वो उन्हीं में से निकले हुए, उन्हीं पीड़ितों में से निकले हुए लोग थे। अंधेरी धुंध भरी गैस की धुएं से भरी हुई उस त्रासदी से उठ खड़ी होने वाली दो महिलाएं, जिन्होंने उस मशाल को थामे रखा और ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू किया। मैं उन्हें उन स्मृतियों में बिल्कुल नहीं ले जाऊंगी और आपको भी नहीं ले जाऊंगी, क्योंकि पीड़ा का वो मंजर लिखते हुए और डॉक्यूमेंट्री बनाते हुए मैंने खुद जिया है। तो जिनके साथ वो घटा, उनके लिए वो कितना पीड़ादायक होगा। लेकिन मैं उनके उस जज्बे को सलाम करती हूँ, मैं उनके उस संघर्ष को सलाम करती हूँ और मैं सलाम करती हूँ चंपा जी और रशीदा जी को, जिन्होंने हमारे सामने एक मिसाल पेश की, जिन्होंने दर्द के पहाड़ को काटा और 8 देशों की यात्रा करते हुए दुनिया में भोपाल की आवाज़ को पहुँचाया। पर्यावरण के लिए गोल्ड मैन अवार्ड से नवाजी गई रशीदा जी और चंपा जी, आपका इस मंच पर वी द वुमेन मंच की ओर से मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, सम्मान करती हूँ। मैं आपसे उसी पर बात करूँगी। हम फूल नहीं चिंगारी हैं, हम भोपाल की नारी हैं। तो क्यों ना हम चिंगारी से ही बात करें। रशीदा जी, मैं जानना चाहूँगी कि चिंगारी ट्रस्ट किस तरह से काम करता है और क्या काम करता है। चिंगारी ट्रस्ट में यूनियन कार्बाइड के जहरों से पीड़ित जो दूसरी और तीसरी पीढ़ी में विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके लिए कहीं कोई भी ऐसा पुनर्वास केंद्र नहीं था, कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जिसको इनकी ज़िंदगी संवारी जा सके, इनको ज़िंदगी दी जा सके। इसके बारे में हम लोगों ने सोचा और जब हमें अवार्ड मिला तो उसमें हमें 58 लाख रुपए मिले थे। तो हमने कहा कि अपनी ज़िंदगी तो जैसे तैसे निकल रही है, लेकिन इन मासूमों के लिए हमें एक चिंगारी पुनर्वास केंद्र बनाना चाहिए ताकि इनको हम कुछ कर सकें और इनकी ज़िंदगी में कुछ सुधार आ सके। उसके लिए हमने एक चिंगारी ट्रस्ट को बनाया और उसमें हमने जब पहले दिन अनाउंस किया कि यहाँ पे यूनियन कार्बाइड के जहरों से पीड़ित जो दूसरी तीसरी पीढ़ी में बच्चे पैदा हो रहे हैं वो चिंगारी में बच्चों को लेके आए, तो 1 हफ्ते के अंदर हमारे पास 70 बच्चे आ गए। और 70 बच्चे इस तरह के थे जो सर्वल पॉलिसी के थे, MR थे, उनके ना तो दिमाग काम कर रहा था ना उनकी बॉडी काम कर रही थी। जब वो बच्चे आए तो हम लोगों ने कहा कि अब हम क्या करें। हमने और दीदी ने सोचा कि इनके लिए हमें कुछ करना तो है। तो फिर हमने एक जो थेरेपिस्ट थे संजय गौर, उनको बुलाया और हमने कहा कि आप
थेरेपिस्ट हैं, इन बच्चों के लिए कुछ हो सकता है क्या? उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकता है। तो हमने कहा हम आपको ज़्यादा तनख्वाह तो नहीं दे पाएंगे, छोटा सा प्रोग्राम है हमारा, थोड़ा सा हमारे पास इंतज़ाम है। तो उन्होंने कहा नहीं हम करेंगे। तो उन्होंने जब किया तो 15 दिन के अंदर उन बच्चों में सुधार दिखा कि वो गर्दन उठाने लगे, कुछ बच्चे बैठने लगे, इस तरह से हुआ। तो हमने कहा कि इसको हमें आगे बढ़ाना है। तो अभी इस टाइम बच्चे 968 बच्चे चिंगारी में हैं, 968 बच्चे अभी हैं, और उसमें से 200 बच्चे एक चिंगारी में आते हैं, और दूसरी चिंगारी अभी हमने शुरू की है जिसको 9 महीने हुए हैं, उसमें 100 बच्चे आते हैं। ये रशीदा जी की बात का दारोमदार ये है कि जेनेटिक चेंजेस आए थे भोपाल गैस त्रासदी के बाद, लेकिन किसी भी काउंसलिंग ने, किसी भी तरह की मेडिकल काउंसलिंग द्वारा ऐसी कोई रिसर्च नहीं की गई जो महिलाओं पर बात करती, जिन्होंने महिलाओं में होने वाले परिवर्तनों पर बात की। परिणाम ये हुआ कि हमारे पास आने वाली पीढ़ियाँ विकलांगता की ओर चली जा रही हैं, और जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो विकलांग बच्चे हैं। और इतनी बड़ी संख्या में जो बच्चे चिंगारी में पहुँचे वो इस बात का प्रमाण है कि बहुत परिवर्तन हुआ था स्त्री के शरीर में, और उसकी ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। चंपा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि चिंगारी ट्रस्ट पुरस्कार भी देती है, ये पुरस्कार किस तरह का है और किस तरह से किन्हें दिया जाता है, कृपया बताएं प्लीज़। हम लोगों ने जब भोपाल के लोगों के लिए न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, और उसी लड़ाई को देखते हुए अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में हम लोगों को अवार्ड दिया गया। तो हम लोगों ने सोचा कि जब हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं ज़्यादा, और ना कुछ ऐसा जानते हैं, लेकिन हम लोगों को अवार्ड दिया है जी, तो हम भी अपने देश में, हम इसी अवार्ड में से हम अपने देश में जो महिलाएं रूरल इलाके में रहती हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं, हम उन महिलाओं में से जूरी के द्वारा एक महिला को चुनेंगे और उनको 50,000 की राशि, एक साइटेशन और ट्रॉफी का देकर उसका हौसला बढ़ाएंगे, ताकि हमारे ही देश में जो कंपनियां आ रही हैं और जो इस तरह की तबाही फैला रही हैं वो कम से कम इन महिलाओं के द्वारा रोकी जा सके। बिल्कुल सही कह रही हैं चंपा जी, हमारे देश में इस तरह के प्रोत्साहन की बहुत ज़रूरत है, और ये सिर्फ महिला ही सोच सकती थी। कहा जाता है कि किसी भी त्रासदी और किसी भी महामारी को सबसे ज़्यादा, सबसे दूर तक और सबसे लंबे समय तक स्त्री ही भोगती है, इसलिए स्त्री ही उस पीड़ा को समझ सकती है। शायद मेरे पास वो घनीभूत करने वाले शब्द नहीं है उस पीड़ा के, लेकिन फिर भी मैं आपकी बात को समझ रही हूँ। इस पैसे से चंपा जी और रशीदा जी एक बहुत शानदार ज़िंदगी जी सकती थी, लेकिन उन्होंने उस पैसे को गैस पीड़ितों के लिए लगाने का सोचा। मैं आपके इस जज्बे को सलाम करती हूँ। रशीदा जी, आप लोगों को पर्यावरण को लेकर के अवार्ड मिला है, मैं जानना चाहूँगी कि भोपाल के पर्यावरण में अब क्या स्थिति है, और क्या हमारी व्यवस्थाओं ने पर्यावरण के लिए इस त्रासदी से कुछ सीखा? नहीं, सीखा तो कुछ भी नहीं है। आज भी वहाँ पे यूनियन कार्बाइड का जो आसपास का परिसर है, हजारों टन कचरा दबा हुआ है, जिसके लिए अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है, ना कोई प्रयास किया गया है कि इसको रोका जा सके। 5 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा वो जहरीला पानी निकल चुका है, जो हैंडपम्प के ज़रिए लोग पानी पी रहे हैं। गैस तो एक दिन खाई थी, लेकिन ये गैस के जरिए जो केमिकल ज़मीन के अंदर है उसको रोज़ाना लोग पानी के ज़रिए पी रहे हैं, और उसके वजह से उनके लीवर, किडनी फेल हो रही है, बच्चेदानी का लेडीज़ों को कैंसर हो रहा है। ज़्यादातर महिलाओं में इसमें बहुत ज़्यादा बीमारियां पाई जा रही हैं, विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं, माँ के दूध में पारा पाया गया है। 14 रिपोर्टें आई हैं, 14 रिपोर्टों में इतने घातक केमिकल बताए गए हैं कि हाथ धोने के लायक भी वो पानी नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि लोग वहाँ वो पानी को पी रहे हैं। लेकिन आज तक उस पर के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, ना कचरा साफ करने के डाव के ऊपर कोई दबाव बनाया गया। हमारी सरकार बिल्कुल आंख बंद करके बैठी हुई है, और लोग इसका नुकसान उठा रहे हैं। और पर्यावरण के लिए तो हजारों पेड़ कट रहे हैं, रोड चौड़े चौड़े कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण का ख्याल किसी को भी नहीं है। पूरा तालाब खराब हो रहा है, तालाब का पानी जहरीला है। आज भी हवा के भारत टाकीज की हवा ली गई थी, उसमें भी यूनियन कार्बाइड के जहर पाए गए हैं। तो ये चीज़ें आज भी भोपाल में अपना जहर फैला रही हैं, पैर पसारे हुए हैं, लेकिन हमारी सरकारें अब कोई भी ध्यान नहीं दे रही हैं, ना उसके ऊपर कोई सुधार हुआ है। और हम लोग आज 35वां साल चल रहा है इस बात को चिल्लाते कहते हुए। भोपाल से दिल्ली तक 3 बार पदयात्रा की है महिलाओं ने। खास तौर से महिलाएं इसमें बहुत ज़्यादा बीमार हैं, परेशान हैं, अपने घरों से परेशान हैं, अपनी जिस्म से बीमार हैं, उसके बाद भी लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन सरकारें कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमारी जो लड़ाई है बहुत
बड़ी सरकारों से है। सबसे पहले अमेरिका सरकार जो दुनिया पे हावी है, उससे हमारी लड़ाई है। कंपनी है जो डाउ केमिकल जैसी खतरनाक कंपनी, उनसे हमारी लड़ाई है। सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो हमारा देश, हमारी भारत सरकार है, उससे हमारी लड़ाई है कि इस चीज़ को, इससे बचाया जाए, भोपाल को बचाया जाए। भोपाल को बचाया जाएगा तो जिसके जरिए सारी दुनिया को बचाया जा सकता है। एक उदाहरण भोपाल है, इसके लिए इससे सीख लेना चाहिए, लेकिन अभी तक 35 साल में तो हमारी सरकार ने कुछ सीख नहीं ली है। 35 साल एक लंबी अवधि है, एक लंबा अंतराल। सीखने के लिए बहुत कुछ सीखा जा सकता था, लेकिन हम कभी भी सबक लेना नहीं चाहते। लेकिन फिर भी सनद रहे बाकी कि हमें सीखना होगा। भोपाल एक दिन की घटना नहीं, भोपाल लगातार घट रहा है, आज तक घट रहा है। आप दोनों के साथ आप 200 लोगों ने लगातार, शायद 2008 में पैदल यहाँ से दिल्ली तक की यात्रा की। 1989 में था कि आपने एक ट्रक झाड़ू उस यूनियन कार्बाइड को भिजवाई थी, बॉम्बे में भेजी थी। प्रतीकात्मक आपका विरोध था। ये सब कैसे कर पाई आप दोनों, इसके बारे में बताएं। झाड़ू मारो डाउ का मतलब था हमारा कि हिंदुस्तान की महिलाएं सफाई के लिए झाड़ू उठाती हैं, और जब गुस्से में आती हैं तो मारने के लिए भी झाड़ू उठाती हैं। तो डाउ कंपनी के खिलाफ हमारी झाड़ू उठ चुकी है। अगर भोपाल के मिट्टी पानी की सफाई नहीं होती है तो हम उसका दुनिया में कहीं बिजनेस नहीं चलने देंगे। इस झाड़ू से उसकी बिजनेस की सफाई हम कर देंगे। पूरी दुनिया की महिलाएं इसमें शामिल होंगी। इस बात को लेकर हमने अफ्रीका में ये झाड़ू उठाई थी, और जब भोपाल आए तो हमने घर घर से पुरानी झाड़ू ली थी, और 5000 झाड़ू इकट्ठी करके और गाड़ी में लेके हम लोग जब बॉम्बे डाउ कंपनी के दफ्तर पहुंचे थे, तो उन्होंने हमें 10 मिनट का टाइम दिया था मिलने का, और उसमें जहरीली मिट्टी यहाँ की लेके गए थे, पानी लेके गए थे और झाड़ू लेके गए थे। तो उन्होंने हमारे ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगा दिया कि हमने 10 मिनट आपसे बात की है, हमारा 5 लाख का नुकसान हुआ है, तो वो आपकी भरपाई करें, और हाई कोर्ट में उन्होंने केस लगा दिया। एक बार हम लोग 300 महिलाएं लाल रंग लेके पहुंचे थे वहां पे कि ये भोपाल का खून है। भोपाल के अगर आपने 2001 6 फरवरी को उन्होंने मर्जर किया यूनियन कार्बाइड से, 28 फरवरी को हम लोग पहुंचे थे और हमने कहा था अगर आपने यूनियन कार्बाइड का मर्जर किया है तो भोपाल की जिम्मेदारी आपको लेना है, और कम से कम 3 पीढ़ियों तक भोपाल के बच्चों का जिम्मेदारी आप लें। तो उन्होंने हमारे ऊपर जुर्माना 72,000 रुपये का लगाया था। हमने कहा 72,000 नहीं, हम 72 साल जिंदगी के पूरे आपको भोपाल के देंगे अगर हमारा एक आदमी आप जिस गैस कांड में मरे हुए को लौटा दें, या जो विकलांग पैदा हो रहा है उनको रोक दें, तो हम आपका पूरी जिंदगी की कमाई आपको देंगे। हम लोग भूखे रहेंगे, हम आप कुछ नहीं खाएंगे। तो केस आज भी चल रहा है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना डाउ ने कोई जिम्मेदारी ली है। सही कह रही हैं मित्रों। जब मैं इस पर डॉक्यूमेंट्री बना रही थी और जब मैं लिख रही थी तो मैं ऐसे परिवारों से मिली जिनकी दीवार पर पूरा परिवार, उनके सारे प्रियजन तस्वीरों में बदले हुए लगे हुए थे। वो अकेली महिला जिसके घर का पूरा परिवार एक दीवार पर सिमट कर रह गया था, उसकी पीड़ा को क्या हम महसूस कर सकते हैं? इन्वायरमेंट को बचाना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ एक भोपाल के लिए नहीं, ये देश और दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है। आज भी कहते हैं कि भोपाल के उस कार्बाइड कारखाने में जहरीला कचरा भरा हुआ है। चंपा जी, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? आपकी क्या राय है? आप व्यवस्थाओं को कुछ बताना चाहेंगी? सरकार का दायित्व था कि वो कंपनी के ऊपर दबाव बना के और यहाँ से कचरा ले जाके, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो इस कचरे का निष्पादन कर दे। तो वहाँ पे अमेरिका में ले जाने का था कि उनको वो ले जाके वहाँ पे उसका कचरा जलाएंगे, लेकिन हमारी सरकार ने आज तक ना कंपनी के ऊपर दबाव बनाया है और ना ही वहाँ से कचरे को उठाने की कोशिश की है। कुछ हमारे मित्र यूएस से आए थे जो साइंटिस्ट थे, और उन्होंने कचरे को वहाँ पे भरने की कोशिश की थी कि एक रूम के अंदर हम कचरा भर देंगे। उस पर शिवराज जी की जब दिग्विजय सिंह जी की जब सरकार थी, उन लोगों ने उन विदेशी साइंटिस्टों को इतना मारा था घसीट के कि मैंने जेल में डाल दिया। कह नहीं सकते कि मैंने उन लोगों के ऊपर कितना कहर ढाया था, लेकिन कोई अभी तक कोई सफाई का उन्होंने दायित्व नहीं लिया। वो जो कचरा अभी कमरे में बंद रखा है उससे कोई नुकसान नहीं है, वो तो कचरा कमरे के अंदर बंद है। जो पीतमपुर में 40 टन कचरा पीतमपुर में ले जाकर उन्होंने गड़ाया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक मंदिर है वहाँ पे, वहाँ एक कुआं है, वो कुएं में वो यूनियन कार्बाइड के जहरों का असर उस कुएं के पानी में हुआ और वहाँ के लोगों की चमड़ी खराब होने लगी। जब टेस्ट किया गया उस पानी का तो पता चला कि यूनियन कार्बाइड का ही केमिकल इसके अंदर मिला हुआ है।
तो जब 40 टन कचरे का यह हाल है, जहाँ तो 11 लाख टन कचरा जमीन के अंदर दबा हुआ है, पहले उसकी कार्रवाई हो और उसको साफ किया जाए। कमरे के अंदर जो बंद है 340 टन कचरा, उसकी कोई नुकसान नहीं है, वो बंद है, उससे कोई जमीन को पानी नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन जमीन में जो दबा हुआ है उसकी सफाई होना बहुत जरूरी है, उसकी गहराई और लंबाई नापना बहुत जरूरी है, ताकि बाकी लोगों को बचाया जा सके। बाकी लोगों को बचाया जा सके, यही एक लड़ाई का मुख्य उद्देश्य है। और बाकी लोगों को सिर्फ भोपाल के लिए नहीं, हमें देश और दुनिया तक इस संदेश को पहुंचाना होगा कि जहां कहीं भी इस तरह के रासायनिक उद्योग लगाए जाते हैं, क्या उनके पहले उनके एंटीडोज तैयार किए जाते हैं? क्या देश के पास उतने एंटीडोज हैं जितने कि हमारे यहाँ रासायनिक फैक्ट्रियाँ चलती हैं? हम घर के बाहर एक टायर जला देते हैं, ये सोचे बिना कि पड़ोसी की खिड़की खुली है और वो धुआं उसके घर में जा सकता है। आंखों में भर आता है फिर पानी की जगह वो धुआं। कितना धुआं इस शहर की आंखों में भरा और कितने आंसू। ये सुंदर झीलों का शहर शायद भोपाल की स्त्रियों के आंसुओं से भरी हुई झीलों का शहर बन गया है। चंपा जी, जो बच्चे अभी आपके पास आते हैं, क्या उनके माता पिता में इस तरह की कोई जागरूकता आपको दिखाई दे रही है? ये कैसे बच्चे हैं? क्या ये सारे गैस पीड़ित परिवारों के बच्चे हैं? हमारे यहाँ जो चिंगारी में बच्चे हैं वो सारे गैस पीड़ित परिवार के ही बच्चे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पानी पीड़ित परिवार के हैं, जो यूनियन कार्बाइड का पानी हैंडपंपों से पिया है और आज तक भी पी रहे हैं। उन्हीं के बच्चों में ये विकलांगता आ रही है। तो हमारे यहाँ पे सारे बच्चे जो हैं यूनियन कार्बाइड के जहरों से पीड़ित बच्चे हैं, और उनमें सेरेब्रल पॉलिसी और मेंटल रिटार्डेशन और डाउन सिंड्रोम और ऑक्यूपेशनल थेरेपी वगैरह सब ये होती है हमारे यहाँ पे। इस तरह के पूरे बच्चे हमारे यहाँ पे 968 बच्चे हैं, जिसमें 200 बच्चे हमारे यहाँ एक चिंगारी में आते हैं और 100 बच्चे दूसरी एक चिंगारी खोली है उसमें आते हैं। माओं को भी बहुत जागरूक किया जा रहा है कि माएँ इस चीज़ का ध्यान रखें, जब बच्चा पेट में आता है तो वो अपना जांच कराएं, देखें कि कहीं कोई कमी अगर उसमें है तो वो बच्चा दुनिया में आने से पहले ही अगर पता लग जाता है तो शायद उसका कुछ इलाज हो सके। ये तो सरकार को करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने आज तक उस पर कोई जागरूकता नहीं दिखाई है। तो इसके लिए माओं को जागरूक करते हैं कि माएँ होशियार रहें कि ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको देखें और उसका इलाज कराएं, ताकि तंदुरुस्त बच्चा दुनिया में आ सके और वो अपनी गोद में सही बच्चा ले सके। अभी चंपा जी ने एक शब्द इस्तेमाल किया था, पानी पीड़ित बच्चे भी हैं। पानी पीड़ित को मैं चाहूंगी कि आप और स्पष्ट करें, पानी पीड़ित बच्चे क्या है? पानी पीड़ित का हम लोग ये करते हैं कि जैसे उस एरिया में लोग 10 साल से रह रहे हैं और वो जहरीला पानी उन्होंने 10 साल पिया है, उसके बाद अगर उनके यहाँ बच्चा पैदा होता है या 3 साल उनके यहाँ पानी पीने के बाद बच्चा पैदा होता है और वो विकलांग बच्चा है, तो उसको पानी पीड़ित माना जाता है, क्योंकि उनने उस माँ ने वो जहरीला पानी पिया है, उस बाप ने वो जहरीला पानी पिया है, उसके जिस्म में वो किरणें गई हैं और उसके बाद ये बच्चा पैदा हुआ है 3 साल बाद 5 साल बाद, तो फिर माना जाता है कि ये यूनियन कार्बाइड के जहरों का ही असर है। और वहाँ के इलाके को देखा गया है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा विकलांगता मिल रही है। हर 1-2 घर छोड़ के आपको विकलांग बच्चा मिल जाएगा, एक घर या 2 घर के बाद ही मिल जाएगा आपको विकलांग बच्चा। आज पुराने शहर और नए शहर से अगर कंपेयर करें तो नए शहर में इतनी विकलांगता नहीं मिलेगी। 100 में से 1 या 2 परिवार में ऐसे विकलांग बच्चे मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर जो स्लम में लोग रहते हैं, हर एक परिवार घर के पीछे एक बच्चा जो है विकलांग है। तो इसी से मैंने अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये यूनियन कार्बाइड के जहरों से पीड़ित ही बच्चे हैं, और यूनियन कार्बाइड का जहर इनके शरीर में जाने की वजह से ये विकलांगता आई है। मित्रों, भोपाल की विडंबना रही कि ये एक ऐसा देश है, एक ऐसा शहर है देश का, जहाँ स्त्रियों के लिए एक अलग बसाहट बसाई गई, बसी और उपेक्षाओं का शिकार हुई। शायद आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे कि भोपाल में 27 साल तक एक कॉलोनी विधवा कॉलोनी के नाम से पहचानी जाती रही। क्या दुनिया में किसी शहर में ऐसी कोई बसाहट कहीं देखने में आई आपको? 27 साल लग गए हमें उस कॉलोनी के नाम को परिवर्तित करने में। अब वो कॉलोनी जीवन ज्योति कहलाती है। यहाँ स्त्री एक सवाल करती है तमाम व्यवस्थाओं से, समाज से, कि वो स्त्री का स्थापन था या विस्थापन। विधवा कॉलोनी के नाम से पहचाने जाने वाली उस बस्ती में कितनी उपेक्षा रही होगी जिसे शहर से बाहर बसा दिया गया था। क्या उन महिलाओं के लिए समाज ने कोई ध्यान दिया, किसी तरह का कोई काम किया? आप कुछ बताना चाहेंगे विधवा कॉलोनी के बारे में? विधवा कॉलोनी नाम से बनाई गई है और उसका जीवन ज्योति नाम भी अभी हमारे मंत्री शिवराज सिंह जी साहब ने रखा था, लेकिन आज तक दोबारा उन्होंने उसको पलट के नहीं देखा।
और ना ही वहाँ पे अगर आप वहाँ की हालत देखेंगे, इतनी जर्जर हालत है कि वहाँ पे जानवर भी नहीं रह सकते, जहाँ पे इंसान रहने के लिए बनाया गया है, और आज उसकी हालत जो हो गई है, लेकिन सरकार ने कभी तक देखा नहीं है। और वहाँ पे जो विधवाएं बेचारी रह रही हैं, उनका कोई एक एक बल्ब का उनका बिल आता है, किसी का 5,000 आता है, किसी का 2,500 बिल आता है। वो कहाँ से बिल भरेंगे, कहाँ से मेंटेनेंस करेंगे मकानों का, कुछ भी नहीं है, और बहुत बुरी हालत में जी रहे हैं। इससे तो उन्हें उस दिन, हम कहते हैं दुनिया से वो चले जाएं तो बेहतर है। जो उस दिन मरे थे वो खुशकिस्मत थे, जो यूनियन कार्बाइड के गैस से मर गए थे। बदकिस्मत थे जो जिंदा रह गए और आज ऐसी जगहों पर रहने के लिए मजबूर हैं, इस तरह की जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं जहाँ के तिल तिल करके मर रहे हैं वो। तो इससे तो वो मौत बेहतर थी। वो दिन हमें बहुत अच्छा लगा कि उस दिन जो चले गए, और जो जिंदा हैं उसके लिए तो हम रोते हैं कि हम लोगों को भी दुनिया से उठा लिया होता तो बेहतर होता। आज वो विधवा कॉलोनी की हालत देखते नहीं बनती है, और लोग जी रहे हैं, किसी तरह से अपना ज़िंदगी का गुजारा कर रहे हैं, मौत का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये मौत आए और कब हम इस दुनिया से रवाना हो। भोपाल में जो गैस त्रासदी का एक स्टैचू बनाया गया है, नीदरलैंड से आई थी और उन्होंने बनाया था। एक स्त्री की ही तस्वीर है, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए उसके आसपास एनवायरनमेंट को लेकर के कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। वो सड़क के किनारे खड़ी हुई एक औरत है, बिल्कुल वैसी ही जैसी समाज में स्त्री की हाशिए पर खड़ी हुई स्थितियां देखने में आती हैं। क्या उसके लिए चिंगारी ट्रस्ट या आपकी यूनियन, आपकी जो आपका एनजीओ है, वो उसमें कुछ काम करना चाहेगा उसके आसपास? ये हम लोग तो कोशिश करते, पहले उखाड़ के ले जाने का उसका था कि उसको कार्बाइड के अंदर डालना है। हम लोगों ने कहा था, हम लोगों ने विरोध किया कि नहीं, वो रोड पे ही लगी रहना चाहिए। वही एक निशानी है जो दुनिया को दिखाती है कि एक दिन इतना खतरनाक भोपाल का दिन गुजरा है कि माँ गोद में बच्चे को लिए हुए है, एक बच्चा पीछे से उसको खींच रहा है और वो भाग रही है, अपने आंखें बंद किए, उसको आंख नहीं दी। ये एक नज़ारा है कि उस दिन का मंजर था, उस मंजर को रोड पे रहने दिया जाए, दुनिया के लोग उससे सबक लें, सीखें कि दोबारा और कहीं इस तरह का मंजर ना हो। ये भूल जाने की नहीं, भूल जाने के खिलाफ याद रखने की लड़ाई है और ये चलती रहेगी। हाँ, हम जब उठ खड़े होंगे शायद सुबह तभी से होगी। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। स्वाति जी और रशिदा जी, चंपा देवी, मेरा थोड़ा सा दिल टूटा जब आपने कहा कि लोगों को थोड़ा कभी कभी लगता है कि गैस ट्रेजेडी में डेथ ही हो जाती तो वो बेहतर था, जैसे जो ज़िंदगी पीछे रह गई। स्वाति जी ने ठीक कहा कि ये एक ऐसा हादसा है जो लोग भूल चुके हैं, जिसमें न्याय अभी तक नहीं मिला। हम यहाँ आपको इसीलिए बुलाया कि हम नहीं भूले और हम आपने जो काम किया है उसको ऑनर करना चाहते हैं। I would like to call on stage Justice Gyansudha Mishra and also Monica and Ravi Kala, our women officers from the CRPF, to please honor Rashida B and Champa Devi Shukla with her awards. Can we please have Justice Gyansudha Mishra and Monica and Ravi Kala on stage with the awards, please? Ma'am, please. Please. Can I have the awards, please? This has been a lonely battle for these women and they have shown enormous courage and we really must acknowledge it. Let's have a big, big round of applause. Honored by Justice Gyansudha Mishra and our women officers in uniform, and Swati ji, thank you also for your work in this. Thank you.